हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज है 2 अक्टूबर और जो आज का जो हमारा न्यूज़ टॉपिक्स रहेगा, करंट अफेयर के टॉपिक रहेंगे वो रहेंगे मोस्टली इंटरनेशनल सोलर अलायंस ग्लोबल इनोवेटिव इंडेक्स जो अभी रिसेंट में रिलीज़ हुआ है, और यूनेस्को ने अपनी 50 आइकॉनिक टेक्सटाइल क्राफ्ट की लिस्ट ऐड करी है इंडिया से रिलेटेड, उसके बारे में पढ़ेंगे। और इसके साथ ही कुछ और भी साथ में कुछ एडिटोरियल्स हैं, कुछ टॉपिक्स हैं, तो उनको देखते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये रहेंगे कंटेंट। एक तो इंडियन सोलर अलायंस, सेकंड रहेगा क्लीन एयर कोलिशन, ग्लोबल मीथेन इनिशिएटिव, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, बाथुकामा फेस्टिवल, यूनेस्को लिस्ट 50 आइकॉनिक टेक्सटाइल क्राफ्ट्स, जो भी इन्होंने लिस्ट ऐड करी है उसको देखेंगे, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये है जितने भी अलायंस के मेंबर हैं इंटरनेशनल सोलर अलायंस के, तो ये सबकी पूरी टीम की फ़ोटो है जिसके अंदर हमारे पीएम मोदी हैं। तो अलग अलग देश के कोई पीएम है तो कोई प्रेसिडेंट है, सभी के सभी इस फ़ोटो के अंदर शामिल है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इंटरनेशनल सोलर अलायंस, द ISA वॉज कंसीव्ड एज ए जॉइंट एफर्ट बाई इंडिया एंड फ्रांस। देखो ये स्टार्टिंग में किसका जॉइंट एफर्ट था, इंडिया और फ्रांस ने मिलकर इसको स्टार्ट किया था कि भाई अगर क्लाइमेट को हमको ठीक करना है, पोल्यूशन को अगर ख़त्म करना है, तो हमको एक ऐसी अलायंस बनानी पड़ेगी, ऐसा ग्रुप बनाना पड़ेगा जो सोलर एनर्जी की हेल्प से क्या है ना, हम बाकी की चीज़ों से दूर हट जाएं। ठीक है, जो भी चीज़ें पहले पोल्यूशन क्रिएट करते थे, ठीक है, पहले आग जलाने के भी तरीके अलग अलग होते थे और उनसे क्या है ना बहुत सारा पोल्यूशन होता है। गाड़ियाँ हैं, गाड़ियाँ अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल तो इतना पोल्यूशन नहीं करते, देखो वो भी कुछ हद तक करते हैं। जब उनकी बैटरियाँ बनाते हैं हम, उसके लिए जो लिथियम वगैरह हम निकालते हैं ज़मीन से, तो उस टाइम पे भी काफ़ी हद तक कार्बन का पोल्यूशन हम करते हैं। और इन चीज़ों से बचने के लिए, ठीक है, लॉन्ग टर्म के अंदर बचने के लिए क्या है ना, हमको डीजल और पेट्रोल व्हीकल से तो दूर जाना पड़ेगा, इनके इंजन से दूर जाना पड़ेगा। और इसका क्या सॉल्यूशन है, इसका एक ही सॉल्यूशन है, वो है सोलर एनर्जी। तो इसी चीज़ को लेके इंडिया और फ्रांस ने एक अलायंस की शुरुआत करी थी। इट वॉज कॉन्सेप्चुअलाइज ऑन द साइड लाइन्स ऑफ 21st कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी। जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी हुई थी 21, कहाँ पे हुई थी ये आप मेरे को बताएंगे। ठीक है, वैसे दे ही रखा है यहाँ पे। और टू द यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन द क्लाइमेट चेंज हेल्ड इन पेरिस इन 2015। तो COP21 और जो ये यूनाइटेड नेशन की जो कन्वेंशन हुई थी, इसके अंदर क्या था, क्या कहा गया था कि जो टेम्परेचर उसको 1.5 डिग्री के अंदर एक टारगेट रखा गया था कि उसी के अंदर रखा जाएगा, उससे ज़्यादा ना बढ़ने दिया जाए। तो उसको अचीव करने के लिए ये सबसे बड़ा रोल निभा रहा है, मतलब निभाने वाला है। इसका विज़न क्या है, लेट अस टुगेदर मेक द सन ब्राइटर, ये इसका विज़न है। और जो मिशन है वो है एवरी होम नो मैटर हाउ फार अवे विल हैव अ लाइट एट होम। और जो इसका हेडक्वार्टर है, इंटरिम सेक्रेटरीट है, वो कहाँ पे सेटअप किया गया, वो किया गया गुड़गांव या गुरुग्राम, जो अभी नया नाम से जाना जाता है गुड़गांव को। कहाँ पे, ये हरियाणा के अंदर। With the amendment of its framework agreement in 2020, all the member state of United Nations are now eligible to join ISA। अब क्या है ना, इसके अंदर कुछ, इसके फ्रेमवर्क के अंदर कुछ एग्रीमेंट्स के अंदर कुछ अमेंडमेंट करी गई, जिसकी वजह से अब जितने भी जो मेंबर स्टेट हैं यूनाइटेड नेशंस के, वो भी इसको ज्वाइन करने के लिए एलिजिबल हो गए हैं। 109 कंट्रियों ने इसको क्या है ना साइन किया है, ठीक है, और 90 कंट्रियों ने अपना क्या सबमिट किया है कि हम इसके फुल टाइम मेंबर बनना चाहते हैं। ISA इज़ गाइडेड बाय इट्स टूवर्ड्स 1000 स्ट्रेटजी। अब ये स्ट्रेटजी क्या है, इसका एम क्या है, इसका एम है मोबिलाइज करना 1000 बिलियन US डॉलर्स, और उसको इन्वेस्ट किस में करना, सोलर एनर्जी सॉल्यूशन में बाई 2030 तक, वाइल डिलीवरिंग एनर्जी एक्सेस टू 1000 मिलियन पीपल्स। कि भाई 1000 बिलियन US डॉलर को इन्वेस्ट किया जाए सोलर एनर्जी के अंदर 2030 तक, और उससे फिर इतनी एनर्जी को एक्सेस किया जाए कि 1000 मिलियन लोगों को क्लीन एनर्जी मिल सके, और साथ ही साथ किसका इंस्टॉलेशन हो सके, 1000 गीगावाट ऑफ सोलर एनर्जी की कैपेसिटी हो जाए। This would help mitigate global solar emission to
द ट्यून ऑफ 1000 मिलियन टन्स ऑफ CO2 एवरी ईयर। मतलब अगर ये स्टार्ट हो गया तो करीबन हम 1000 मिलियन टन जो कार्बन डाइऑक्साइड है हर साल उसको ख़त्म करेंगे। फॉर मीटिंग दीज गोल्स ISA टेक प्रोग्रामेटिक अप्रोच। मतलब इन गोल्स को अचीव करने के लिए एक प्रॉपर प्रोग्राम के थ्रू ये अप्रोच को लेके आगे बढ़ रहे हैं। और वो किस जो प्रोग्राम है वो 4 प्रायोरिटी एरियाज़ के अंदर फोकस करता है। एक तो एनालाइज करता है, ठीक है, और दूसरा कैपेसिटी बिल्डिंग, तीसरा प्रोग्रामेटिक सपोर्ट, और चौथा क्या है, उन्हीं जो जितनी भी ये एक्टिविटीज़ जो भी प्रोग्राम है उनको अच्छे से अनेबल किया जाए, उनको अच्छे से लागू किया जाए। दैट हेल्प टू क्रिएट अ फेवरेबल इन्वायरमेंट फॉर सोलर एनर्जी। कि भाई सोलर एनर्जी के इन्वेस्टमेंट करने के लिए किसी भी देश के अंदर एक प्रॉपर क्या है ना प्रोग्राम बन जाए, एक तरीका बन जाए जिसके थ्रू ये सारा काम, ये जितनी भी इन्वेस्टमेंट है वो इजी वे से हो जाए। इंटरनेशनल सोलर अलायंस इज़ हेडेड बाय डायरेक्टर जनरल। अब जो ये अलायंस है इसको हेड कौन करता है? डायरेक्टर जनरल करता है, ठीक है। हु लीड द ऑपरेशन एंड कैरी आउट द फंक्शन ऑफ ISA सेक्रेटरीट एंड इज़ रिस्पॉन्सिबल टू ISA असेंबली। तो अभी क्या है ना, डायरेक्टर जनरल है तो मतलब कितने टर्म के लिए, कितने साल के लिए उसको बनाया जाता है डायरेक्टर जनरल? वो बनाया जाता है केवल 4 साल के लिए, और वो दोबारा इलेक्शन के लिए मतलब दोबारा से एलिजिबल भी है। फ़िलहाल के टाइम में डॉक्टर अजय माथुर इस ऑफिस को होल्ड करते हैं एज ए डायरेक्टर जनरल, ठीक है। अब जो इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट्स हैं ISA के, इंटरनेशनल सोलर अलायंस के, उनके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। तो पहला तो यही है वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड, ठीक है। ये फोकस किस पे करता है? फ्रेमवर्क फॉर द फैसिलिटेटिंग ग्लोबल कॉरपोरेशन बिल्डिंग अ ग्लोबल इकोसिस्टम ऑफ इंटरकनेक्टेड रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज दैट कैन बी सीमलेसली शेयर्ड। The vision behind this one sun one world one grid is that sun never sets and is constant at some geographical location globally at a given point of time। अब इस दोनों लाइनों के अंदर क्या बोला गया है? देखो, सन की एनर्जी है जो किरणें पड़ती हैं। आप अभी मान लो कि पूरे दिन के टाइम पे हमारे इंडिया के एरिया पे पड़ रही है, रात होते ही यहाँ अंधेरा हो जाएगा तो किसी दूसरे कॉन्टिनेंट पे सवेरा हो जाएगा। तो एक तरह से देखा जाए तो धरती पे 24 घंटे लाइट रहती है किसी न किसी एरिया पे। तो पूरे वर्ल्ड को ऐसे तरीके से जोड़ा जाए कि इसका प्रॉपरली यूज़ होता रहे। मतलब कि ये जो वन वर्ल्ड वन सन और वन ग्रिड वाला जो पैटर्न है ये इनका अच्छे से इम्प्लीमेंट हो जाए तो कभी भी मतलब क्या है ना, एनर्जी की कमी नहीं होने वाली है। मतलब एक जगह पे अगर अंधेरा होता है तो जहाँ पे रोशनी है वहाँ से एनर्जी या फिर वहाँ से जो रिन्यूएबल एनर्जी है, इलेक्ट्रिसिटी है, उसको शेयर किया जा सकता है। इट हैज़ बीन टेकन अप अंडर द टेक्निकल असिस्टेंस प्रोग्राम ऑफ वर्ल्ड बैंक। देखो, इसको टेक्निकल असिस्टेंस कौन प्रोवाइड कर रहा है? वर्ल्ड बैंक, ठीक है। ISA सोलर टेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशन रिसोर्स सेंटर, इसके बारे में पढ़ते हैं। टू डेवलप एंड डिसेमिनेट अ रेंज ऑफ ट्रेनिंग मटेरियल फॉर ऑल टाइप ऑफ ऑडियंस एंड एम एट द सेटिंग अप ऑफ हार्मोनाइज्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम यूजिंग ए नेटवर्क ऑफ ट्रेनिंग फैसिलिटी दैट वुड बी रिकॉग्नाइज्ड अक्रॉस द ISA मेंबर कंट्रीज़। मतलब एक ऐसा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ऐसी ट्रेनिंग फैसिलिटी बनाई जाए, ऐसा प्रोग्राम स्टार्ट किया जाए कि जहाँ से जो भी इसके मेंबर यहाँ पे ट्रेनिंग लेंगे, ठीक है, और अगर वो किसी भी देश के अंदर जाके अपना काम करे तो वहाँ पे ISA मेंबर कंट्रीज़ उसको क्या करें? रिकॉग्नाइज़ करें। इंडिया के अंदर कौन प्रोवाइड करता है इनको ट्रेनिंग? वो है इंडियन टेक्निकल इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। फ़िलहाल तक अभी तक 133 2018 से 19 तक लेके मतलब 1 साल के अंतराल में 133 कैंडिडेट जो कि 25 कंट्रीज़ से थे, उन्होंने यहाँ पे ट्रेनिंग ली है। कहाँ पे? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी गुड़गांव में, गुरुग्राम के अंदर, विद द सपोर्ट ऑफ ITEC प्रोग्राम। अब बात करते हैं क्लाइमेट एंड क्लीन एयर कोलिएशन, मतलब CCAC इसका शॉर्ट फॉर्म है। ये एक वॉलंटरी प्रोग्राम है। गवर्नमेंट्स और इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेसेस और साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन का, साथ ही साथ सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन, ये सब मिलके काम करती हैं किस चीज़ को इम्प्रूव करने के लिए? जो हमारी एयर क्वालिटी है उसको इम्प्रूव करने के लिए और क्लाइमेट को डिफरेंट टाइप के पोल्यूटेंट से बचाने के लिए।
ये 2012 के अंदर इसका गठन हुआ था। किन किन देशों की गवर्नमेंट ने मिलकर बनाया था? बांग्लादेश, कनाडा, घाना, मेक्सिको, स्वीडन एंड यूनाइटेड स्टेट्स अलॉन्ग विद यूएनईपी। यूएनईपी क्या है? यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम। इसका एम क्या था? टू सपोर्ट फास्ट एक्शन एंड डिलीवर बेनिफिट्स ऑन सेवरल फ्रंट एट वंस, कि भाई जल्दी से जल्दी एक्शन लिया जाए अगर कोई भी क्लाइमेटिक सिचुएशन आती है, और क्या है ना, एक टाइम पे कुछ ऐसा काम किया जाए कि उससे काफ़ी और चीज़ों को भी बेनिफिट हो, लाइक क्लाइमेट हो गया, पब्लिक हेल्थ हो गई। देखो पोल्यूशन ख़त्म हुआ तो सीधी सी बात है क्लाइमेट भी अच्छा होगा, लोगों की हेल्थ भी अच्छी होगी क्योंकि बीमारियाँ ख़त्म होएगी, एनर्जी भी बचेगी, ठीक है, फूड सिक्योरिटी भी बढ़ेगी। तो 76 कंट्री, 76 अभी इसका पार्टनर कंट्री है, और उसके साथ ही साथ इंडिया भी इसके अंदर शामिल है। 2030 का क्या विज़न है इसका? टू अचीव द गोल्स ऑफ पेरिस एग्रीमेंट। इसका गोल भी क्या है? देखो कोई भी ऐसा प्रोग्राम चलता है, ठीक है, इंटर गवर्नमेंटल, तो उसमें मोस्टली इन्हीं गोल्स को अचीव करने की बात की जाती है, जितने भी एग्रीमेंट्स होते हैं उन्हीं के। जैसे पेरिस एग्रीमेंट हो गया, यहाँ पे क्या है कि जो ग्लोबल वार्मिंग है उसको 1.5 डिग्री तक ही कंट्रोल में रखा जाए, और मीथेन एमिशन को रिड्यूस किया जाए बाई 40%, 40%, और ब्लैक कार्बन को 70% तक कम किया जाए बाई 2030। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन HFCs, इसको भी वर्चुअली बिल्कुल एलिमिनेट ही कर दिया जाए 99.9% तक, 5% तक 2050 तक, मतलब प्रॉपर पूरा ख़त्म ही कर दिया जाए। अब बात करते हैं ग्लोबल मीथेन इनिशिएटिव की। ये कब लॉन्च हुआ था? 2004 के अंदर हुआ था। ये भी इंटरनेशनल पब्लिक प्राइवेट इनिशिएटिव है, ठीक है, जो दैट एडवांस इज़ कॉस्ट इफ़ेक्टिव, कि भाई इसको इस तरह से इम्प्लीमेंट किया जाए इनिशिएटिव, क्योंकि इसकी जो कॉस्ट है वो काफ़ी इफ़ेक्टिवली निकल के आए, मतलब सस्ता भी हो और हर तरह से हमको बेनिफिट भी दे, ठीक है, मतलब क्लाइमेट को भी नुकसान ना पहुंचाए और ज़्यादा पोल्यूशन भी ना पहुंचाए। इस तरह से इन चीज़ों को यूज़ किया जाए मीथेन को। एंड यूज़ ऑफ मीथेन एज ए वैल्यूएबल एनर्जी सोर्स इन 3 सेक्टर। देखो बायोगैस में भी हम किसको यूज़ करते हैं? मीथेन को यूज़ करते हैं, ठीक है, जैसे म्यूनसिपल वेस्ट से भी बना लेते हैं, एग्रीकल्चर वेस्ट से भी बना लेते हैं, और जो वेस्ट वाटर उससे भी मीथेन निकलती है, कोल माइंस हैं उनसे भी मिलती है, ऑयल और गैस सिस्टम से भी हमको मीथेन मिल जाती है। तो मतलब इनको इस तरीके से यूज़ किया जाए कि ये हमको काफ़ी कॉस्ट इफ़ेक्टिव पड़े, और दूसरी गैसेज LPG वगैरह इन पे हमको ज़्यादा निर्भर ना रहना पड़े, क्योंकि LPG से काफ़ी सस्ती होती है, और ज़्यादा क्या है ना, देखो LPG को निकालने में जो उसको रिफ़ाइन करने में काफ़ी खर्चा आता है, लेकिन जो मीथेन है उसके अंदर ऐसा सीन नहीं है। ये काफ़ी कॉस्ट इफ़ेक्टिव है, काफ़ी सस्ती पड़ती है, ऊपर से इतनी हार्मफुल भी नहीं होती नेचर में। इट फोकसेस ऑन द कलेक्टिव एफर्ट्स एंड कॉस्ट इफेक्टिव अप्रोच टू रिड्यूस ग्रीन हाउस गैसेज। अगर इसका ज़्यादा यूज़ करेंगे, सीधी सी बात है, ग्रीन हाउस गैसेज के अंदर भी इसका रिडक्शन होगा, ठीक है। इंक्रीज एनर्जी सिक्योरिटी, एनहेंस इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है, इम्प्रूव एयर क्वालिटी को भी इम्प्रूव करेगी अगर ज़्यादा से ज़्यादा इन्हीं को यूज़ करें तो, इम्प्रूव वर्कर सेफ्टी। और जो ग्रीन ग्लोबल मीथेन इनिशिएटिव है, फ़िलहाल वो 46 पार्टनर कंट्रीज़ मिलके चला रही हैं, ठीक है, जो कि टुगेदर कितना रिप्रेजेंट करता है? 75% वर्ल्ड की जो मैन मेड मीथेन एमिशन है उसको ये 46 पार्टनर कंट्रीज़ एक साथ क्या है ना, क्या करती है, मतलब रिप्रेजेंट करती हैं। एक्टिव इन्वॉल्वमेंट बाय वेरियस प्राइवेट सेक्टर, देखो यहाँ पे काफ़ी प्राइवेट सेक्टर, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, NGO वगैरह सब मिलके इनके साथ में काम कर रही हैं। अब बात करते हैं तेलंगाना के अंदर फ़िलहाल एक फेस्टिवल चल रहा है जिसका क्या नाम है? बाथुकम्मा। अभी क्या है इसके बारे में पढ़ते हैं। बाथुकम्मा इज़ अ कलरफुल फ्लोरल फेस्टिवल ऑफ तेलंगाना एंड इज सेलिब्रेटेड बाय वुमेन फोक्स विद एक्जोटिक फ्लावर्स ऑफ द रीजन। अब ये क्या है ना, ये तेलंगाना का एक मतलब इसमें इस फेस्टिवल के अंदर क्या करा जाता है कि जो भी वहाँ के एक्जोटिक, जो मतलब काफ़ी ब्यूटीफुल जो फ्लावर्स हैं उनको इकट्ठा किया जाता है, ठीक है, और उन्हीं फ्लावर्स को एक जो ब्रास, जो तांबे की प्लेट है, ठीक है, उस तांबे की प्लेट में ऐसे सर्कुलर वे के अंदर सजाया जाता है, ठीक है, इस तरह से सजाया जाता है, मतलब काफ़ी अच्छे तरीके से, जैसे कि यहाँ पे सजा रखा है।
और फिर वन मोर, हाँ, तो इसको सजाने से पहले एक काम और भी करते हैं कि मतलब वुमेंस जो हैं मिट्टी की एक मूर्ति बनाती हैं, जिसको कौन रिप्रेजेंट करता है, जो माता गौरी है या फिर माँ दुर्गा है, वो उस मिट्टी की मूर्ति को रिप्रेजेंट करती है, और उनके बाहर से ये क्या करते हैं, ऐसे फूल पत्तियों से उनको सजाते हैं, ठीक है, फूलों से। और फिर बाद में इसको एक तांबे की प्लेट में रख के किसी भी जो वहाँ का जो नियरेस्ट पॉन्ड होता है उसके अंदर विसर्जित कर दिया जाता है। एक तरह से देखा जाए तो ये जितने भी फूल हैं, जो भी मिट्टी है, वो किस में ज़्यादा हेल्प करती है, वहाँ पे जितने भी पॉन्ड है उनके पानी को साफ़ करने में भी हेल्प करती है, ऐसा यहाँ पे बताया गया है। और इसको करने के बाद जो ये वुमेंस है, जो ये औरतें, ये एक डेजर्ट, एक स्वीट है, उसको आपस में शेयर करती है, जो कि किससे बनती है, शुगर और कॉर्न ब्रेड से। तो ये था ये छोटा सा टॉपिक। अभी CDS के जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है उनके बारे में पढ़ लेते हैं, जो प्रेजेंट में अभी जिनको अपॉइंट किया गया उनका नाम आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और इस पोस्ट के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। इट इज़ ए मिलिट्री हेड एंड परमानेंट चेयरमैन ऑफ चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी। चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के परमानेंट हेड होते हैं, ठीक है, परमानेंट चेयरमैन होते हैं, और ऊपर से मिलिट्री के हेड होते हैं ऑफ इंडियन आर्म फोर्सेस, जो इंडिया की जो तीनों आर्म फोर्सेस है, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, उन तीनों के हेड होते हैं। इट इज़ द हाईएस्ट रैंकिंग यूनिफॉर्म्ड ऑफिसर। इंडिया के अंदर फ़िलहाल इससे हाईएस्ट कोई भी ऑफिसर या फिर कोई भी जॉब नहीं है यूनिफॉर्म के अंदर, ठीक है, मतलब एक यूनिफॉर्म्ड ऑफिसर के अंदर इससे हाईएस्ट रैंकिंग की कोई भी जॉब है नहीं, जो कि फिलहाल ऑन एक्टिव ड्यूटी इन इंडियन मिलिट्री एंड चीफ मिलिट्री एडवाइज़र टू द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। और ये क्या है ना, किसके चीफ एडवाइज़र होते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के। द चीफ आल्सो हेड द डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर। मिलिट्री अफेयर्स के डिपार्टमेंट को भी ये खुद हेड करते हैं। CDS इज़ असिस्टेड बाय वाइस चीफ, मतलब चीफ ऑफ डिफेंस के वाइस चीफ भी इनको असिस्ट करते हैं, ठीक है। चीफ ऑफ इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ, डिफरेंट डिफेंस स्टाफ्स के जो चीफ़ है वो भी इनको असिस्ट करते हैं इनके कामकाज में। जो पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे वो थे जनरल बिपिन रावत, जिन्होंने ऑफिस को संभाला था, कब से स्टार्ट करा था, 1 जनवरी 2020 से। तो वो सबसे पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे। जो ये पोस्ट क्रिएट की गई थी उसमें पहले सबसे पहले आने वाले कौन थे, जनरल बिपिन रावत। द पोजीशन वाज क्रिएटेड विद एम ऑफ इम्प्रूविंग कोऑर्डिनेशन। अब जो ये पोस्ट क्यों क्रिएट की गई, अब मान लो कोई भी ऐसी सिचुएशन हो जाए, ठीक है, किसी भी देश के अंदर साथ में वॉर खड़ी हो जाए या फिर बॉर्डर में कोई इशू हो जाए किसी भी देश के साथ में, जो कि आजकल चलता रहता है, पाकिस्तान के साथ भी और चाइना के साथ तो स्पेशली। तो उस टाइम पे क्या है ना कि तीनों जो फोर्सेस के अंदर कोऑर्डिनेशन अच्छे से बने और जो डिसीजन मेकिंग पावर है वो भी बहुत जल्दी से डिसीजन लिए जाए। ऐसा ना हो कि हम वेट करते जा रहे हैं और पीछे से बहुत कुछ गड़बड़ हो जाए। इस वजह से इस पोजीशन को क्रिएट किया गया कि ताकि इन जो तीनों पोस्ट हैं या फिर तीनों आर्म्ड फोर्सेस हैं, इनका जो चीफ है वो केवल एक आदमी रहे। द गवर्नमेंट अमेंडेड सर्विस रूल ऑफ आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स। एयरफोर्स, आर्मी और नेवी का जो सर्विस रूल है उसको गवर्नमेंट ने अमेंड किया और अलाउ किया कि जो रिटायर्ड सर्विस चीफ थे तीनों, नेवी, एयरफोर्स या फिर आर्मी से रिलेटेड, और या फिर कोई 3 स्टार ऑफिसर, तो उनको कंसीडर किया जा सकता है कंट्री की टॉप मिलिट्री पोस्ट के लिए। एज लिमिट क्या रहेगी इसकी, एक रिटायर्ड ऑफिसर की, द एज लिमिट दैट द रिटायर्ड ऑफिसर शुड नॉट हैव अटेंड 62 ईयर्स ऑन द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट। मतलब ये है कि मान लो कोई भी, देखो इसके अंदर रिटायर्ड ऑफिसर तो बिल्कुल लिया जा सकता है, यहाँ पे गवर्नमेंट ने बिल्कुल साफ साफ बोल दिया, ठीक है, इनके रूल्स को भी अमेंड कर दिया। लेकिन यहाँ पे क्या है ना, उसकी उम्र 62 साल नहीं होनी चाहिए जब उसका अपॉइंटमेंट हो रहा हो। अगर उसकी उम्र 62 साल हो चुकी होगी तो फिर उसको अपॉइंट नहीं किया जाएगा, मतलब 60-61 होनी चाहिए। अब बात करते हैं, यूनेस्को ने रिसेंटली 50 आइकॉनिक टेक्सटाइल क्राफ्ट की लिस्ट बना के, मतलब उसको लिस्ट किया है अपनी साइट पे, यहाँ पे भी लिखा गया है, जो कि इंडिया के डिफरेंट स्टेट से लिया गया है, ठीक है। इसके अंदर मोस्टली क्या है, देखो हर एक स्टेट की अपनी एक एम्ब्रॉयडरी है,
टेक्सटाइल क्राफ्ट है जिसको इन्होंने ऐड किया है। तो जो जहाँ से बिलोंग करता है आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि यहाँ पे उसको क्या बोलते हैं, ठीक है ना, आपके रीजनल एरिया के अंदर। One of the major challenge to safeguarding the intangible cultural heritage in South Asia is the proper inventory and documentation। देखो कई चीज़ों का तो क्या है ना, आज तक उनकी पहचान ही नहीं हो पाई और उनका प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं हो पाया। इस वजह से उनको सेफगार्ड करना भी काफ़ी ज़रूरी है, लेकिन उनको सेफगार्ड करने में भी काफ़ी चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। और जो जो इन्होंने अभी ऐड किए थे उनमें से कुछ की लिस्ट ये है यहाँ पे, ठीक है। और सभी अपना अपना बताना, जैसे कि यहाँ पे खेस है हरियाणा से। तो खेस क्या है ना, एक कॉटन का ब्लैंकेट होता है जो कि मोस्टली गर्मियों के टाइम में ओढ़ने के काम आता है, ठीक है, सर्दियों में तो नहीं ओढ़ा जाता। व्हाट इज़ यूनेस्को? यूनेस्को के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ये 1945 के अंदर डेवलप किया गया था, ठीक है, इंटेलेक्चुअल एंड मोरल सोलिडरिटी ऑफ मैनकाइंड, कि भाई लोगों के अंदर एक तरह की सोलिडरिटी बना के रखने के लिए, है ना, एज ए मीन्स ऑफ बिल्डिंग द लास्टिंग पीस, शांति बनाए रखने के लिए। ये कहाँ पे लोकेटेड है? पेरिस के अंदर, जो कि फ्रांस में है। इसके द्वारा कौन कौन से इनिशिएटिव लिए गए उनके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम भी इनके द्वारा चलाया गया, वर्ल्ड हेरिटेज प्रोग्राम भी इनके द्वारा चलाया गया, ग्लोबल जियो पार्क्स नेटवर्क ऑफ क्रिएटिव सिटीज़, एटलस ऑफ वर्ल्ड लैंग्वेज, और काफ़ी और डिफरेंट टाइप के प्रोग्राम्स भी चलाए गए कि जहाँ पे पुरानी चीज़ों को संजो के अपनी हिस्ट्री को बना के रखा जाए। और देश को हिस्ट्री के साथ जोड़ के रखना बहुत बड़ी बात है। इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज इज़ अ प्रैक्टिस। अभी एक कल्चरल हेरिटेज क्या है? इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज, इसके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज इज़ अ प्रैक्टिस, एक्सप्रेशन, नॉलेज एंड स्किल that community group and sometimes individual recognize as a part of their cultural heritage site। अब देखो कोई एक प्रॉपर कोई भी एक स्टेट है या फिर उसका कोई एक ऐसा एरिया जहाँ पे किसी भी तरह की कोई नॉलेज प्रचलित है या वहाँ की कोई स्किल स्पेसिफिक वहीं पे पाई जाती है, किसी भी तरह का कोई रिचुअल है, कोई प्रैक्टिस है जो केवल और केवल वहीं पे पाया जाता हो, है ना। हर एक एरिया की अपनी एक पहचान होती है, वहाँ का एक अपना रीति रिवाज होता है जिसको बचा के रखना हमारी जिम्मेदारी है। और उन्हीं को बचा के रखने के लिए क्या है ना, इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज को बनाया गया था यूनेस्को के द्वारा। इसके अंदर ये किन किन चीज़ों का ध्यान रखते हैं? ओरल ट्रेडिशन का, या कोई पुरानी आर्ट है, या कोई पुरानी सोशल प्रैक्टिस है, रिचुअल है ना, किसी भी तरह की नॉलेज है, ट्रेडिशनल क्राफ्टमैन है, जैसे कि ये हो गए जो अभी रिसेंट में ऐड करे गए हैं, तो ये इनके अंदर काउंट होते हैं। इंडिया के अंदर फ़िलहाल 14 इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज एलिमेंट्स है जो यूनेस्को ने अपनी लिस्ट के अंदर ऐड करे थे। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा जो स्टेटस है टेक्सटाइल सेक्टर का इंडिया के अंदर, उसके बारे में। ये देखो, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन निकलने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस रहते हैं, करीबन 90%। Textile and garment industry is a labor intensive sector that employ 45 million people in India and is second only to the agriculture sector in term of employment। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, जो टेक्सटाइल या फिर गारमेंट इंडस्ट्री है सबसे ज़्यादा लेबर इसके अंदर यूज़ होती है, ठीक है, काफ़ी मज़दूर लोग इसमें काम करते हैं, और ऊपर से एग्रीकल्चर के बाद सबसे ज़्यादा नौकरी देने वाली जो एरिया है, जो सेक्टर है, वो यही है। मतलब सबसे ज़्यादा लोग काम किस में करते हैं? पहले नंबर पे एग्रीकल्चर के अंदर, दूसरा फिर ये टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ के अंदर, ठीक है। और ये जो इंडियन इकोनॉमी के अंदर सबसे बड़ा अहम रोल अदा करती है। और ऊपर से इंडिया की जो टेक्सटाइल सेक्टर है वो काफ़ी ओल्डेस्ट है, काफ़ी पुरानी है, ट्रेडिशनल स्किल्स और हेरिटेज और हमारे कल्चर से काफ़ी जुड़ी हुई है। अभी इसको भी 2 सेगमेंट के अंदर डिवाइड किया गया है। एक तो ऑर्गेनाइज सेक्टर। ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर क्या यूज़ होता है? मॉडर्न मशीन्स का यूज़ होता है जिनसे कपड़े वगैरह बुने जाते हैं, बनाए जाते हैं, है ना। नई नई टेक्निक्स का यूज़ किया जाता है कि कपड़ों की बुनाई, स्पिनिंग और गारमेंट्स के सेगमेंट्स को, मतलब गारमेंट्स वगैरह बनाने के लिए। और एक है अनऑर्गेनाइज सेक्टर। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में लोग पुराने तौर तरीक़ों से, रीति रिवाजों से अपना कपड़ों को बुनते हैं। हाथ के जो होते थे, क्या बोलते हैं, हाथ करके, या आई डोंट नो, ध्यान नहीं है मुझे, हैंडलूम्स, हाँ, और उनसे क्या है ना कपड़े को बुनते थे। सेरिकल्चर हो गया जिससे सिल्क का प्रोडक्शन होता था,
अब सिग्निफिकेंस क्या है टेक्सटाइल सेक्टर का वो देखते हैं। देखो इंडिया की जो जीडीपी प्रोडक्शन है उसके अंदर 2.3% ये रोल अपना अदा करता है। 2.3% कंट्रीब्यूट करता है इंडिया की जीडीपी में, और 7% किस में करता है, इंडस्ट्रियल आउटपुट में। 12% एक्सपोर्ट अर्निंग जो आती है इंडिया की वो इसी से आती है, और करीबन 21% जो इंडिया की जितनी भी टोटल पॉपुलेशन है, टोटल एम्प्लॉयमेंट है, वो जनरेट करता है कौन सा, टेक्सटाइल सेक्टर। इंडिया इज़ द 6th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टेक्निकल टेक्सटाइल्स, मतलब छठा सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है टेक्निकल टेक्सटाइल के अंदर, और विद 6% ऑफ ग्लोबल शेयर। मतलब पूरी दुनिया में अगर 100% टेक्सटाइल प्रोड्यूस हो रही है तो उसमें 6% हिस्सा किसका है, इंडिया का, इतना प्रोड्यूस करता है। और सबसे बड़ी बात, कॉटन और जूट का सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है इंडिया। यहीं से क्वेश्चन आते हैं। टेक्निकल टेक्सटाइल आर फंक्शनल फैब्रिक that have application across various industry including automobiles, civil engineer, construction, agriculture, healthcare, industrial, safety, personal and protection। मतलब हर तरह से ये अपना रोल अदा करता है किसी न किसी काम के अंदर। इंडिया इज आल्सो सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सिल्क, सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है इंडिया किसका, सिल्क का, पूरे वर्ल्ड के अंदर। एंड 95% ऑफ वर्ल्ड्स हैंड वोवन फैब्रिक कम फ्रॉम इंडिया, कि मतलब 95% जो हाथ से बुने हुए कपड़े का जो आयात निर्यात होता है वो केवल और केवल कहाँ से आता है, भारत से। भारत का बना हुआ हाथ का कपड़ा पूरे वर्ल्ड के अंदर बिकता है। और जो फर्स्ट लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है सिल्क का, वो आप मेरे को बताएंगे कमेंट सेक्शन के अंदर कि कौन सा देश है। सरकार के द्वारा क्या इनिशिएटिव स्टार्ट किए गए टेक्सटाइल इंडस्ट्री को सुधारने के लिए। पहला तो एमएनडी टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन फंड स्कीम, ATUFS। 2015 के अंदर गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिया था इस स्कीम को कि भाई जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है इसको अपग्रेड करते हैं। और बहुत सारे टेक्सटाइल पार्क्स का भी इन्होंने क्या करा, काफ़ी टेक्सटाइल पार्क्स बनाए, ताकि जिससे क्या है ना, जो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज, जो छोटी मोटी टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, उनको क्या मिले, उनको काफ़ी सपोर्ट मिले और वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर मिले। पावर टेक्स इंडिया, इट कॉम्प्राइज न्यू रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन पावरलूम टेक्सटाइल्स, कि भाई जो टेक्सटाइल के अंदर है ना, R&D का काफ़ी जोर दिया गया उस पर, रिसर्च और डेवलपमेंट पे। और जो मार्केट है या फिर लोगों को सब्सिडी दी गई, वेलफेयर स्कीम्स चलाएगी वर्कर्स के लिए, है ना। सिल्क समाग्रा स्कीम, इट फोकसेज ऑन इम्प्रूविंग द क्वालिटी एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ डोमेस्टिक सिल्क, कि भाई जो इंडिया का खुद का जो हम प्रोड्यूस करते हैं ना सिल्क, उसकी क्वालिटी और उसकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया जाए, उसको इम्प्रूव किया जाए, ताकि जो विदेशों से हम सिल्क मंगवाते हैं फिर उससे कपड़े बुनते हैं, उसके ऊपर डिपेंडेंस हमारी कम होए। फिर आती है आगे की जूट आई केयर। ये एक पायलट प्रोजेक्ट था जो कि 2015 के अंदर इसको स्टार्ट किया गया था, लॉन्च किया गया था, ताकि जो देश जो डिफ़िकल्टी फेस कर रहा है जूट के कल्टीवेशन के अंदर, कि भाई कल्टीवेटर्स को अच्छी क्वालिटी के सीड नहीं मिल रहे थे, तो सरकार ने उनको सर्टिफाइड सीड प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दिया सब्सिडाइज रेट पे, ठीक है। सब्सिडी दे के उन बीजों को सरकार लोगों को मुहैया करवाने लगी। फिर बात करते हैं नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन। अब इसका क्या काम था, इट एम्स टू पोजीशन द कंट्री एज अ ग्लोबल लीडर, कि भाई पूरे देश को एज अ ग्लोबल लीडर की तरह टेक्सटाइल मार्केट के अंदर बना के लेके जाया जाए, ठीक है। और जो हमारा जो बिज़नेस है, जो मार्केट है, उसको बढ़ाया जाए, कितना, $40 बिलियन से उसको बढ़ा के $50 बिलियन तक कर दिया जाए 2024 तक। और अगला है इंडियाज़ ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022। तो यहाँ पे देख लो 2015 के अंदर 81 पोजीशन पे थे और 2022 के अंदर 40वें पोजीशन पे है। तो मतलब एक तरह से देखा जाए तो काफ़ी बड़ा जंप हमने मारा है इस चीज़ के अंदर। रिसेंटली इंडिया वॉज रैंक्ड 40th पोजीशन आउट ऑफ 132 इन ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022, रैंकिंग रिलीज्ड बाय विपो, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। इसके द्वारा इसको रिलीज़ किया जाता है और इसमें भारत का स्थान कौन सा, 40वां 132 देशों के अंदर।
इंडिया वॉज रैंक 46। देखो पिछले साल हमारी इसके अंदर रैंक क्या थी, 46वीं थी, और 2015 के अंदर 81वीं, और अब है 40वीं। तो एक तरह से बहुत बड़ी बात है। स्विट्ज़रलैंड इसमें सबसे मोस्ट इनोवेटिव इकनॉमी निकल के आया है 2022 के अंदर, लगातार 12वीं बार। ठीक है, 12 साल के अंदर लगातार यही बनता आ रहा है। और इसके बाद कौन था, यूनाइटेड स्टेट, फिर स्वीडन, फिर यूनाइटेड किंगडम, और देन नीदरलैंड। चाइना इज़ नियरिंग द टॉप 10, मतलब टॉप 10 के अंदर चाइना, वाइल टर्की एंड इंडिया एंटर द 40 फॉर द फर्स्ट टाइम। टर्की और इंडिया पहली बार 40 की रो में आए हैं। ठीक है ना। परफॉर्मेंस देखें तो इंडिया इज़ ए इनोवेटिव लीडर। इंडिया के अंदर इनोवेशंस अभी काफ़ी, देखो काफ़ी तरह के स्टार्टअप्स इंडिया के अंदर स्टार्ट हो रखे हैं ना। सरकार काफ़ी हद तक हेल्प करती है, और जो साइंस सेक्टर है, इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हैं, तो वो भी इंडिया में उनकी भी क्या है ना, अभी नंबर इंक्रीज़ हो रहा है। लेबर प्रोडक्टिविटी के अंदर भी इंडिया में काफ़ी ग्रोथ हो रहा है, और जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ है वो भी काफ़ी बढ़ती जा रही हैं। अभी थोड़ा सा देख लेते हैं व्हाट इज़ ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। द ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स इज़ विच इज़ पब्लिसाइज्ड एनुअली। हर साल इसको पब्लिश्ड किया जाता है। ठीक है। हैज़ बीन अ लीडिंग रेफरेंस फॉर द मेजरिंग एंड इकोनॉमीज़ इनोवेशन परफॉर्मेंस, कि भाई किसी देश की जो इकनॉमी है उसकी परफॉर्मेंस कैसी है, वो इनके जो जिन फैक्टर्स के ऊपर ये निकालते हैं उसको देख के एक आइडिया लगाया जा सकता है कि इस देश की इकनॉमी आगे कैसी रहने वाली है। और इसी के बेस पे देश अपना क्या है ना, जितने भी आगे के प्लान्स होता है, जितनी भी स्कीम्स लॉन्च करता है, तो वो इसको मद्देनज़र रखते हुए करता है। और इसका 2022 का जो थीम जो था, व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ इनोवेशन ड्रिवन ग्रोथ। तो ये थी आज की करंट अफेयर्स। कैसी लगी मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। कोई कमी रही हो या फिर कोई मैंने गलती की हो तो आप मेरे को प्लीज़ कमेंट सेक्शन के अंदर बिल्कुल सजेशन दे सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इसकी PDF आपको मेरे टेलीग्राम पेज पे मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको अबाउट सेक्शन के अंदर मिल जाएगा। तो ये थी आज की क्लास। आई होप यू लाइक इट, एंड थैंक यू, हैव अ नाइस डे।